नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 7 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा आज। बहस के लिए 8 घंटे का समय तय। आम सहमति से विधेयक पारित कराने पर जोर। खत्म नहीं होंगे दलित, आदिवासी, ओबीसी और पिछड़ों से जुड़े आयोग। राज्यसभा में सरकार का जवाब। विपक्ष का आरोप, नियुक्ति में देरी से कमजोर हुई संस्थाएं। कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर के दौरान झड़प में अर्धसैनिक बलों के 63 जवान घायल। 3 नागरिकों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने बुलाया कश्मीर बंद। घाटी में बंद रहेंगी रेल सेवाएं। परमाणु हथियार पर रोक से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ भारत। 31 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी बनाई दूरी। और धर्मशाला टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। सीरीज पर कब्जा। रवींद्र जडेजा बने मैन ऑफ द सीरीज। सबसे पहले ये जो खबरें हैं वो संसद से हैं। लोकसभा में आज जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। जिन विधेयक पर चर्चा होनी है उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017, माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर विधेयक 2017 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक 2017 शामिल हैं। इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। संसद से मंजूरी के बाद राज्य विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी बिल पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेट जीएसटी को भी केंद्रीय जीएसटी विधेयक के मॉडल पर तैयार किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में वस्तु और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से जुड़े प्रावधान हैं। जीएसटी में 40% की अधिकतम टैक्स रेट रखी गई है। वहीं कर चोरी पर गिरफ्तारी जैसे प्रावधान भी हैं। सरकार का इरादा जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे। वैधानिक आयोगों में खाली पदों को भरने में देरी का मामला कल फिर राज्यसभा में उठा। एकजुट विपक्ष ने सरकार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से जुड़े आयोगों को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि आयोग पहले की तरह काम कर रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। विपक्ष ने तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वैधानिक आयोगों में रिक्त पदों का मामला उठाया। विपक्ष के कई सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि पद नहीं भरे जाने से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। का जो हमारा अनुभव है, चाहे स्टेट लेवल पे हो या राष्ट्रीय स्तर पर लेवल हो, कोई रुचि नहीं है माइनॉरिटीज, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि अगर रुचि होती तो ये कमीशन बनाए होते। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा आयोग का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि सरकार कुछ जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहती है तो कुछ को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। जो मंडल कमीशन ने सर्वे किया करके निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं, उनको बिल्कुल नलीफाई कर दिया जाएगा। नए सिरे से तय होगा कि कौन जातियां बैकवर्ड हैं, कौन नहीं है। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कि ये दिया हुआ हक है 80% लोगों को, ये हक जो है वो पूरा नहीं है। इस पे भी सरकार बताने का काम करे। इतना बड़ा बैकलॉग क्यों है, इतनी ज्यादा बैकलॉग क्यों है। बीएसपी सांसद मायावती ने वैधानिक आयोगों को फिर से गठित करने की मांग की। क्या कारण है कि इनको लंबे अरसे से इन पदों को खाली रखा? दूसरा, इन पदों को ये कब तक भरने वाले ये बताए सरकार। यदि केंद्र की सरकार इन पदों को भरने वाली नहीं है, आयोग को खत्म करने वाली है, तो सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। भोजन अवकाश के बाद भी अवरोध जारी रहा।
सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण नियुक्तियां नहीं हो पाई। जितने भी आयोग हैं, SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी आयोग, ये हैं, रहेंगे। सवाल जहाँ तक सदस्यों के चयन करने की प्रक्रिया का, वो 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण, आचार संहिता के कारण रुकी थी। The entire country is welcoming wholeheartedly the Prime Minister's decision of having constitutional status for the Mandal for the Backward Class Commission. अवरोध जारी रहने के कारण कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोएडा में नाइजीरियन छात्रों पर हमले के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरिया उच्चायोग के अधिकारियों ने पीड़ितों से कल मुलाकात करके सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने नाइजीरिया के कार्यकारी उच्चायुक्त से मुलाकात करके भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में नाइजीरिया के छात्रों पर हमले के मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिंसा में शामिल दूसरे लोगों की भी तलाश की जा रही है। 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। पूरा मैटर जो है उसमें वीडियोग्राफी हुई है और बाकी काफी लोगों को और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। FIR पंजीकृत है और इसमें भी कार्रवाई चल रही है। एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट इन इंडिया ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर घटना की निंदा की है। नाइजीरिया उच्चायोग का प्रतिनिधिमंडल घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचा, साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और नाइजीरियाई नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। देखिए, मेरी बात जो कुछ भी हुई है अपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से हुई है और कोई भी किस तरह की घटनाओं के लिए स्वाभाविक रूप से चिंतित होगा कि ताकि किसी प्रकार की हमारे देश की छवि इस प्रकार की न हो कि किसी फॉरेन नेशनल पर अटैक हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना पर अफसोस जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है और मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये विषय गंभीर है और इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है और मैं इतना ही कह सकता हूँ राज्य सरकार के तरफ से कि इस पे जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई इस पे होगी और शीघ्र होगी और जो भी दोषी हैं उनको उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई करनी है कानून के तहत उस पे की जाएगी। नोएडा में ASG सोसाइटी में रहने वाले छात्र मनीष की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी मौत नाइजीरियाई छात्रों की ओर से दी गई ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई। उन्होंने शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जो भी हुआ बहुत दुखदायक था। वो उसको नशा देकर मारा गया। वैसा लड़का था नहीं कि कोई भी नशा लेत करता हो। सोमवार शाम को मनीष के परिवार के लोग और रिश्तेदार ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त एक मॉल में गए नाइजीरियन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इससे पहले भी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में नाइजीरियन और अफ्रीकी देशों के लोगों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के बडगाम में मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने आज घाटी में बंद का ऐलान किया है। घटना की जांच की मांग भी की गई है। चंदूरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान हुए पथराव में सेना के कई जवान भी घायल हुए थे। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थर बरसाए। जवाबी कार्रवाई में कई लोग घायल हुए और 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई, जबकि सेना और पुलिस के 63 जवान भी जख्मी हुए। It's not good, neither good for the enforcement of law and order, nor for the society. I believe that the people, the citizen of Kashmir should let the law take its own course and they should not obstruct our operations because operations are against the people who took to violence, who are militant against the state. प्रदर्शनकारियों की मौत के विरोध में अलगाववादियों के संयुक्त नेतृत्व ने आज कश्मीर में बंद बुलाया है। इसके अलावा शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात भी कही गई है। अलगाववादी नेताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
घाटी में बीते कुछ सालों में मुठभेड़ वाली जगहों के पास लोगों के इकट्ठा होने और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारों का मानना है कि आतंक फैलाने वालों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अलगाववादी जो उनके एजेंट हैं, जो ऑपरेट करते हैं कश्मीर में, उन्होंने अपना टैक्टिक बदल दिया है। पिछले साल जो हुआ वो जनरल साउथ कश्मीर में एक पथराव की गई। इस बार टारगेटेड पथराव हो रहा है, जहां जहां एनकाउंटर हो रहे हैं वहीं पे पथराव होता है। और अब आप देखिए कि क्या किया जा रहा है कि पथराव का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग कि आतंकवाद जहां पे है और आतंकवादी जहां एनकाउंटर में गिर गया है उससे ये कवर दे रहे हैं पथराव से। दरअसल सोमवार सुबह चदूरा इलाके के एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की थी। आतंकियों की तरफ से गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आखिर में सुरक्षा बलों ने उस घर के एक हिस्से को उड़ा दिया जहां आतंकी छिपे थे। मुठभेड़ के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से कल मुलाकात करके अपनी समस्याएं रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के विरोध में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरकार की तरफ से हमने भी स्पष्ट किया है कि हम लोगों का जो आदेश है वो अवैध बुचरखाने जो चल रहे हैं उसके ऊपर है। जो पिछले 3 साल से कहीं लाइसेंस नहीं दिया पिछली सरकार ने, उस संबंध में उन लोगों ने बोला तो हमने कहा है कि सरकार जैसे कल बोला था वो आज भी फिर दोहराया कि खुले मन से, खुले दिमाग से हर चीज का विचार करना चाहती है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक दुकानें बंद होने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। व्यापारियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले। अभी एकदम से उन्हें बंद कर दिया, मुर्गा बेचना बंद, बकरा बेचना बंद। अब जो बेचना बंद कर दिया, जो पीछे से प्रोडक्शन आ रहा है वो कहाँ जाएगा? अब इसमें एक नवैयत ये आ रही है कि किसान की भुखमरी हो रही है। कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं दिया कि मीट बंद हो रहा है कि आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लीजिए, कोई दूसरा कारोबार कर लीजिए। समस्या इसी है कि मीट बंद है, बूचर खाने बंद है। हम लोग वहाँ से लाते थे, बेचते थे, वहाँ बूचर खाने ही बंद है, तो हम लोग क्या बेचे हैं? हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से मीट कारोबारियों के लाइसेंस रिन्यू करने पर भी जवाब मांगा है और इस मामले में 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार के अवैध बूचड़खाने बंद करने के फैसले के बाद रविवार से मीट व्यापारी हड़ताल पर हैं। व्यापारी प्रशासन पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंटरपोल ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को ललित मोदी की तलाश है। भारत की ओर से पहली बार 2015 में ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था। ललित मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत सरकार की अपील इंटरपोल ने खारिज कर दी है। आईपीएल में आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में फंसने के बाद ललित मोदी 2010 में ब्रिटेन भाग गए थे। उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया अभी तक लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा स्थितियों में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोकसभा के नेता विपक्ष की परिभाषा में संशोधन होना बाकी है। लोकपाल कानून के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकपाल चुनने वाली समिति का सदस्य होगा। मौजूदा लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश भर में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने वाले दिसंबर 2016 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। इनके पास लाइसेंस है
वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक, जो भी पहले हो, तभी तक चल सकेंगे। 1 अप्रैल 2017 तक सब दुकानें बंद होंगी। साथ ही हाईवे के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएं। राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना समेत कई और राज्यों ने अदालत में याचिका दायर करके बीते 15 दिसंबर के आदेश में फेरबदल की गुहार की है। सरकार ने कल गेहूं और अरहर दाल और 10% का आयात शुल्क लगा दिया। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। 8 दिसंबर को सरकार ने गेहूं से आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया था। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान आयात शुल्क खत्म करने का विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि इससे गेहूं के दाम तेजी से गिरे हैं और बम्पर फसल के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद सरकार ने कहा था कि वो आयात शुल्क फिर लगाने पर विचार कर रही है। इस बार देश में 96 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 30 मार्च को होगा। इसके लिए आज नामांकन भरा जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार हैं। उन्हें संसदीय कार्यों का गहरा अनुभव है। दीक्षित विधान परिषद में बीजेपी दल के नेता थे और हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्नाव जिले की भगवंत नगर सीट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले कल राज्य के नवनिर्वाचित 403 में से 319 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष फतेह बहादुर ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी मौजूद थे। शपथ लेने वालों में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, रीता बहुगुणा जोशी, राजेश अग्रवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह, सतीश महाना, दारा सिंह चौहान, सत्यदेव पचौरी, सत्यपाल सिंह बघेल, नंदगोपाल नंदी, रमापति शास्त्री, जयप्रताप सिंह और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके के रेलवे ट्रैक के पास कल धमाके में एक शख्स घायल हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 देसी बम बरामद किए हैं। उधर एनआईए की टीम मध्य प्रदेश ट्रेन धमाके की जांच के लिए गिरफ्तार संदिग्ध गौस मोहम्मद को लेकर कल कानपुर पहुंची। इसी महीने में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। हमारे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं है, सारा ट्रैफिक नॉर्मल है। इसमें जो हमारे स्टेट पुलिस के अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी गई है। सूखे और कर्ज को लेकर जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन कल भी जारी रहा। तमिलनाडु के सांसद और राज्य सरकार के मंत्री कल किसानों से मिलने पहुंचे। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दुराईकन्नू ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र के सामने कर्ज माफी और कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है। वहीं लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बीदुरई ने कहा कि जल्द ही मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। 14 मार्च से प्रदर्शन कर रहे किसान कर्ज माफी के अलावा केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की सूखा राहत राशि की मांग कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत मंगलवार से नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान जनरल रावत नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान जनरल रावत नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री प्रचंड कमल दहल, रक्षा मंत्री बालकृष्ण खंड और अपने नेपाली समकक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां
राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें नेपाली सेना प्रमुख की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं थल सेनाध्यक्ष रावत भारत नेपाल सीमा प्रबंधन की स्थिति के अलावा नेपाल की सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी हथियारों की सप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। भारत ने नेपाल को पेट्रोलियम पदार्थों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पटना से नेपाल के अमलेखगंज तक पाइपलाइन लगाने का भी वादा किया है। चीन ने इससे पहले नेपाल को हथियार और पेट्रोलियम पदार्थ देने की पेशकश की थी। वो पोखरा और मुक्तिनाथ क्षेत्रों में भारतीय पेंशन भुगतान शिविरों का दौरा भी करेंगे, जहां नेपाली सेना ने अपना ऊंचाई वाला सैन्य युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने से जुड़ी चर्चा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत हिस्सा नहीं ले रहा है। यह सम्मेलन 27 मार्च से यूएन में शुरू हुआ, जो 31 मार्च तक चलेगा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि यह सम्मेलन परमाणु निशस्त्रीकरण के उपाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों का हल निकाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी सम्मेलन से दूरी बना ली है। प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश इस सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाने संबंधी कानूनी संधि पर चर्चा के लिए पिछले साल अक्टूबर में 120 से ज्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर वोट किया था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, रूस और अमेरिका ने वोट नहीं दिया था। वहीं चीन, भारत और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग ही नहीं लिया था। परमाणु हथियार प्रतिबंध करार में न्यूक्लियर हथियारों का पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है। You are going to see almost 40 countries that are not in the General Assembly today. And that's 40 countries that are saying, in this day and time, we would love to have a ban on nuclear weapons. But in this day and time, we can't honestly say that we can protect our people by allowing the bad actors to have them, and those of us that are good trying to keep peace and safety not to have them. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीति को रद्द कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को इससे जुड़े कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश को अमेरिकी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों, सरकारी रोक-टोक और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत होगी। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पर्यावरण समूहों ने ट्रंप के इस कदम की निंदा की है। हालांकि उद्योग जगत आदेश की सराहना कर रहा है। आदेश के तहत पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान लागू की गई करीब आधा दर्जन नीतियां रद्द कर दी गई हैं। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका को अलग करने का वादा किया था। My administration is putting an end to the war on coal. Going to have clean coal, really clean coal. With today's executive action, I am taking historic steps to lift the restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel job-killing regulations. अब बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने धर्मशाला टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया की ये लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीत है। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत को जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य मिला था। केएल राहुल के नाबाद 51 और अजिंक्य रहाणे के 38 रन की बदौलत भारत ने 2 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर ली। बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली पूरा सीजन अच्छी क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीजन को ऐसे डोमिनेट करना, फ्यूचर की टीम बनाने के लिए कि ऐसी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली हम करें, और वो हमने अचीव किया पूरे सीजन में। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 300 जबकि दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। उन्होंने 2 अर्धशतक और सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं आर अश्विन 21 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 499 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 405 रन बनाए। थोड़ा टफ था क्योंकि विकेट भी सीमिंग था, बाउंस था और उनके फास्ट बॉलर 140 प्लस डालने वाले, तो
चैलेंजिंग था, शुरुआत में नहीं बोलती, तो खेल के भी ऐसा अच्छा लग रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये टफ होता है, तो वो आज रियलाइज हो रहा था। इसके साथ ही भारत लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज हराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नामीबिया से आए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नामीबिया के नेशनल असेंबली के स्पीकर पीटर एच कजाविवी कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान नामीबिया से बेहतर रिश्तों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच पर्यटन और शैक्षिक संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा की कार्यवाही भी देखी। अध्यक्षीय शोध कदम ने कल संसदीय ज्ञानपीठ में स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य के बारे में संसद सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव के सुजाता राव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर A.K. पांडा ने कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ के तौर पर वो मौजूद रहे। कार्यशाला का मकसद सांसदों को जानकारियां मुहैया कराना था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ था। अंगद देव जी का वास्तविक नाम भाई लहना था। गुरु नानक जी ने इनकी भक्ति और आध्यात्मिक योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें अपना अंग मानकर अंगद नाम दिया। अंगद देव जी को पंजाबी भाषा गुरुमुखी का जनक माना जाता है। गुरु बनने के लिए नानक जी ने अंगद जी की 7 परीक्षाएं ली थीं। गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद गुरु अंगद जी ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया। अंगद साहिब ने गुरु नानक के लेखन को संग्रहित करने के साथ साथ उनका प्रचार किया। साथ ही उन्होंने अपने अनुभवों से कई गीतों का लेखन किया और लोगों तक उन्हें पहुंचाने के लिए गुरुमुखी लिपि की रचना भी की। गुरु अंगद साहिब के नेतृत्व में ही लंगर की व्यवस्था का व्यापक प्रचार हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा आज। बहस के लिए 8 घंटे का समय तय। आम सहमति से विधेयक पारित कराने पर जोर। खत्म नहीं होंगे दलित, आदिवासी, ओबीसी और पिछड़ों से जुड़े आयोग। राज्यसभा में सरकार का जवाब। विपक्ष का आरोप, नियुक्ति में देरी से कमजोर हुई संस्थाएं। कश्मीर के बडगाम एनकाउंटर के दौरान झड़प में सुरक्षा बलों के 63 जवान घायल। 3 नागरिकों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने बुलाया कश्मीर बंद। घाटी में बंद रहेंगी रेल सेवाएं। परमाणु हथियार पर रोक से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ भारत। 31 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी बनाई दूरी। धर्मशाला टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। सीरीज पर कब्जा। रवींद्र जडेजा बने मैन ऑफ द सीरीज। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।